हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एल्कीन कार्बनिक रसायन का ही थोड़ा सा आगे का पार्ट बताऊंगी। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और संकरण निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो मैंने आपको बता दी। आज उनको थोड़ा सा जो है एल्केन, एल्काइन और एल्काइन को थोड़ा सा विस्तृत रूप से थोड़ा सा बता दूंगा आपको, जिससे आप जानो कि एल्केन, एल्केन और एल्काइन होता क्या है। देखिए, मैंने ये बताया था कि जो सिंगल बंध होता है ये एल्केन होता है। एल्केनों में जो होता है सभी सिंगल बंध पाए जाते हैं। एल्कीन में एक डबल पाया जाता है, एल्काइन में एक ट्रिपल पाया जाता है। तो इसे समझिए। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है एल्कीन। ठीक, एल्केन जो होते हैं इनको पैराफिन कहा जाता है। एल्केन जो होते हैं इन्हें पैराफिन कहा जाता है। तो एल्केन जो होते हैं, चाहे इनको ऐसे लिखिए, एल्केन जो होते हैं इनको पैराफिन कहा जाता है। इनका सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। अब N क्या है? N कार्बन की संख्या है। एल्केन जो होता है इसको पैराफिन कहा जाता है या पैराफिन भी कहा जाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n+2 है। N क्या है? कार्बन की संख्या। मैंने आपको बताया था कि आप 1 से 10 तक कार्बन की संख्या के जो पूर्व लग्न होते हैं इनको याद कर लीजिए, क्योंकि IUPAC का जब नामकरण होता है हम उसमें नामकरण करते हैं तो कार्बन की जो संख्या होती है उसी के आधार पर नामकरण करते हैं। अब जैसे देखिए, इसका यूज़ कर लीजिए उदाहरण के तौर पे। मान लीजिए N का मान आप 1 ले लीजिए। अब अगर N का मान 1 लिया है तो मतलब कार्बन की संख्या 1 हो जाएगी। 1 लिखते नहीं हैं तो क्या करेंगे? H लिखेंगे। फिर 2N है यानी 2 गुणे N है। N कितना हमारा है? 1, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और +2 कर देंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एक इसका सूत्र होता है, ये सूत्र है मीथेन का। मैंने बताया था कि जो कार्बन की संख्या 1 होती है उसके लिए मेथ लगता है, और ये एल्केन है तो इसका अनुलग्न क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। तो क्या होता है, IUPAC का जब नामकरण होता है तो एक पूर्व लग्न होता है जो कि कार्बन की संख्या होती है और प्लस अनुलग्न होता है। अनुलग्न बंधों की संख्या हो सकती है, बंधों की संख्या है, या क्रियात्मक समूह की, जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनका जो नाम होता है उनका अनुलग्न होता है वो, या फिर बंधों की संख्या की जब बात आती है ना तो इसमें यह है कि उसमें कोई जो है क्रियात्मक समूह अगर नहीं लगा तो आप डायरेक्ट जोड़ दोगे, नहीं तो फिर वो उसका दूसरी तरीके से स्टेप होता है। दोनों लगते हैं कभी कभी। तो देखिए, इसी तरीके से कार्बन की संख्या यानी N का अगर आप मान ले लीजिए 2, अगर N का मान आप ले लेंगे 2 यानी कार्बन की संख्या ले लीजिए 2, तो C2H की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणे N यानी 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 यानी C2H6। और कार्बन 2 के लिए लगता है 8, और ये एल्केन है तो अनुलग्न लग जाएगा एन यानी एथेन। इसी तरीके से कार्बन की संख्या 3 के लिए ले लीजिए। कार्बन की संख्या 3 यानी N3 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? N गुणे 2 यानी 3 गुणे 2 बराबर 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 यानी कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 8। अब क्योंकि कार्बन 3 के लिए कौन सा पूर्व लग्न लगता है? प्रोप लगता है, और एल्केन के लिए एल्केन के लिए अनुलग्न होता है एन, तो प्रोप + एन = प्रोपेन। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 से लेके 10 तक या 1 से लेके 10 तक ऐसे ही नामकरण होता है एल्केन के लिए। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा कि एल्केन में क्या होता है, सभी बंध सिंगल होते हैं। चाहे आप किसी भी जो है उदाहरण को आप खोल के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप इसी को ले लीजिए, कार्बन की संख्या कितनी है? 2। पहला बंध कार्बन कार्बन के मध्य लगे, क्यों? क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हम जोड़ेंगे तभी कार्बन से आगे के बंध बनेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। एक इधर जोड़ा, एक इधर, 3 इधर हो गए। अब हमारे 3 और बचते हैं तो 3 हमने इधर लगा दिए। तो अभी कितने हो गए? 6 हो गए। अब इनको आप देखोगे तो सभी क्या हैं? सिंगल सिंगल बंध से जुड़े हैं, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बंध बनाता है और वो पहला बंध होता है, सिग्मा बंध होता है। तो इस प्रकार से देखिएगा तो कार्बन सब जो है सिंगल बंध
पूरा बनाता है, एकल बंध है सभी जगह। तो इस तरीके की जब सिंगल बंध सभी में होते हैं तो ऐसे जो एल्कीन होते हैं इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन क्यों? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, इसलिए क्या होंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों ही हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि तीनों ही हाइड्रोजन और कार्बन से मिले बने होते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि जो एल्केन होते हैं ये संतृप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सभी सिंगल बंध पाया जाता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन में डबल और ट्रिपल पाया जाता है। इसकी वजह से वो संतृप्त नहीं बल्कि असंतृप्त होते हैं। अब इसी तरीके से एल्कीन का भी देख लीजिए कि एल्कीन क्या होते हैं। देखिए, एल्कीन जो होते हैं असंतृप्त होते हैं, और अगर असंतृप्त हैं तो इसको लोग क्या होगा? सभी सिंगल बंध तो नहीं होंगे। तो असंतृप्त में दो आते हैं, एक डबल आता है और एक ट्रिपल बंध आता है। तो एल्कीन जो होता है ये डबल बंध वाले को कहते हैं। यानी ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? डबल बंध होगा, क्या कहलाएंगे? एल्कीन कहलाएंगे। इन एल्कीन को जो है ओलिफिन भी कहा जाता है। इनको ओलिफिन भी कहा जाता है, इसको पैराफिन कहा जाता है। एल्केन को जो है पैराफिन कहा जाता है, एल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे पहले इसका सामान्य सूत्र जान लीजिए कि सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का क्या था? CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। अब देखिए उदाहरण के लिए कार्बन की संख्या मान लीजिए 2 से शुरू करते हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। अब देखिए एल्कीन का जो प्राइमरी मतलब साधारणतः एग्जाम्पल लिया जाता है वो एथिलीन का लिया जाता है। कार्बन कितने हैं? 2। तो यानी कार्बन कार्बन के मध्य पहला बंध हम सिंगल बनाते हैं, फिर इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे हम आगे को बंध लगाते हैं। 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। अभी देखिए कार्बन की संख्या बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ बना कितने रखा है इसने? 3। तो क्या करेंगे हम? कार्बन कार्बन के मध्य एक और बंध लगा देंगे। और एक इसका सूत्र होता है, संरचना सूत्र है एल्कीन का, एथिलीन का। तो जो एल्कीन होती हैं इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और इनका जो है इनके मध्य एक कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी द्विबंध पाया जाता है। और इनको जो है ओलिफिन्स भी कहा जाता है। आप किसी का भी एल्कीन बना सकते हो, यानी कार्बन की संख्या आप कोई भी रखे किसी का भी एल्कीन बना सकते हो। जैसे देखिए सूत्र क्या था सामान्य? CnH2n। अब मैंने कार्बन की संख्या 2 लेकर बनाई थी तो एथिलीन बना था। आप 2 की जगह 4 ले सकते हो। अगर कार्बन की संख्या 4 लोगे और इसका गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? H8, यानी 2 गुणे 4 करोगे तो 8 हो जाएगा। ये किसका सूत्र होता है? कार्बन की संख्या 4 के लिए लगता है ब्यूट, और अनुलग्न क्या लग जाएगा? इन, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। ये किसका सूत्र है? ब्यूटीन, यानी ये ब्यूट का एल्कीन है। अब इसी तरह एल्कीन के साथ साथ ही एक आता है एल्काइंस या एल्काइन। ठीक, एल्काइन या एल्काइंस। अब देखो एल्काइन क्या होता है? ये सिंगल बंध वाला हो गया, ये डबल बंध वाला हो गया, तो अब क्या बचेगा? ट्रिपल बंध वाला। अब मैंने बताया था कि एल्केन जो होता है संतृप्त होता है, क्यों? क्योंकि इसमें सभी बंध क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, एकल होते हैं। एल्कीन में क्या होता है? एक कार्बन मतलब एक एक कार्बन के मध्य डबल बंध बनता है। तो एल्काइन में क्या होगा? एक एक कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखिए एल्कीन के जो मध्य मतलब जो कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होते हैं इनको एथिलीनिक बंध कहा जाता है, और एल्काइन के मध्य जो बंध बनते हैं कार्बन कार्बन के मध्य उन्हें एसिटिलीनिक बंध कहा जाता है। वजह यह है क्योंकि उदाहरण के तौर पे जो इनका प्रथम उदाहरण होता है इसका एथिलीन है और इसका एसिटिलीन है। देखिए एल्काइन में ट्रिपल बंध पाया जाता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अब नंबर में संख्या रख दीजिए, कार्बन की संख्या 2 लीजिए, H2n यानी 2 गुणे n कितना हो जाएगा? 4, -2 कीजिए 2, तो यानी C2H2। ये सूत्र होता है एसिटिलीन का। और एसिटिलीन क्या है? एक एल्काइन है। आप अगर आप
नंबरिंग के आधार पर देखेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो क्या हो जाएगा 8। और एक एल्काइन है, एल्काइन के लिए अनुलग्न लगता है आइन, तो क्या हो जाएगा ये एथाइन। सेम इसी तरह जो एल्कीन था इसमें आप वो एथीन बनेगा, जिसको सामान्य भाषा में एथिलीन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा भी ले सकते हो। कार्बन की संख्या क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुणे n, कितना हो गया 2 गुणे n हो जाएगा 10, यानी 2 पंचे 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा 8, यानी C5H8, यानी कार्बन की संख्या 5, हाइड्रोजन की संख्या 8। नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो क्या लग जाएगा पूर्व लग्न पेंट, और जो है एल्काइन है तो एल्काइन के लिए अनुलग्न लगता है आइन, तो क्या हो जाएगा पेंट धन आइन इक्वल टू पेंटाइन। ठीक है, अब इन्हीं बंधों के साथ जो है 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नहीं 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा या बंध ऊर्जा इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। एक होती है बंध लंबाई जो कि है बॉन्ड लेंथ, और एक होती है क्रियाशीलता। यानी इन तीनों से जुड़े हुए ये 3 टर्म ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इन तीनों में इन तीनों का क्या स्थान है या क्या महत्व है। इसको लेके 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा का मतलब हुआ है कि उस बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी बंधन ऊर्जा होगी। ठीक, अब देखिए जो बंधन ऊर्जा होती है सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल, आप उदाहरण के लिए समझिए सिंगल बॉन्ड यानी एक चीज़, या ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति। डबल बॉन्ड यानी 2 व्यक्ति, ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 व्यक्ति। अब ऊर्जा का स्तर देखिए, आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपको पहले वाले एक अकेले व्यक्ति को हराना है, फिर एक तरफ आपको 2 व्यक्तियों को हराना है और फिर 3 व्यक्तियों को हराना है, तो क्या होगा, आप पहले वाले व्यक्ति को कम ऊर्जा के साथ हरा दोगे, यानी इसमें आपको ऊर्जा कम लगेगी, तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरे जिसमें 2 व्यक्ति हैं उसको आप हराओगे तो आपको मतलब पहले वाले से ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, और अगर आप 3 लोगों को हराओगे तो कितना हो जाएगा, यानी इनसे आप इनको तोड़ने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा, डबल से ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। तो मतलब क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपको बंधन ऊर्जा किस में देनी पड़ेगी, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको किस में देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड में। तो क्या होगा, बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ट्रिपल बॉन्ड की, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की, और फिर सिंगल बॉन्ड की। यह क्रम ऐसे देखिए, एल्काइन में सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा है, फिर एल्कीन में है, और फिर एल्केन में है। ठीक, अब देखो आप बंध लंबाई सेम इसका अपोजिट हो जाएगी। कैसे, बंध लंबाई का मतलब देखो इसमें प्रेशर कम है, अकेला बंध है, प्रेशर कम लगाएगा तत्वों के बीच, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो है प्रेशर कम लगेगा, इसमें उससे ज़्यादा लगेगा और इसमें उससे भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप 2 तत्वों को सिंगल बंध में रखोगे तो आपको जो है ये मतलब एक हिसाब से काफ़ी जो है आज़ाद टाइप के रहेंगे, मतलब कि इनमें इतना जोर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जैसे ही दूसरा बंध लगा दोगे तो ये जो है आपस में और करीब आ जाएंगे, तीसरा बंध लगाओगे तो और करीब आ जाएंगे। तो मतलब ये है कि पहले वाले में लंबाई क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, दोनों ही एक दूसरे पे निश्चित दूरी पे रहेंगे। फिर उसके बाद अगर आप डबल बंध लगा दोगे तो वो संकुचित हो जाएंगे, यानी आसपास आ जाएंगे, और ट्रिपल आप लगा दोगे तो और पास आ जाएंगे। इसका मतलब कि इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी बंध लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सिंगल बंध की होगी, फिर उसके बाद डबल बंध की होगी, फिर उसके बाद ट्रिपल बंध की होगी। मैंने बताया क्यों, क्योंकि बंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जो तत्व हैं उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बंधों की संख्या बढ़ने के साथ साथ बंध की जो दूरी है, ये तत्वों की जो दूरी है ये घट जाएगी, तो क्या होगा, बंधन लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्रियाशीलता देखिए, क्रियाशीलता वाला पॉइंट इसलिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना तो इसमें ये वाला क्रम होगा और ना ही लंबाई वाला क्रम होगा। इसमें जो क्रम होता है ये बीच का होता है, और इसलिए इसको याद रखिएगा। इसमें जो होता है क्रियाशीलता में सबसे अधिक क्रियाशील है एल्कीन, फिर है एल्काइन, और फिर है एल्केन। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि एल्केन जो होता है संतृप्त होता है, इसलिए वैसे भी वो कम क्रियाशील होता है, हालांकि जो इसके व्युत्पन्न होते हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं।
एल्काइन और एल्कीन में ये प्रॉब्लम आती है कि जो एल्कीन होता है इसमें नाभिक स्नेहीपन ज़्यादा होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होता है। नाभिक स्नेही का मतलब वही होता है कि ऐसे अभिकर्मक या क्रियात्मक समूह जो किसी ओर भागते हैं, नाभिक की ओर भागते हैं, वजह क्या होती है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रति डेंसिटी ज़्यादा है, तो नाभिक स्नेहिता ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये एल्काइन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और एल्काइन जो होते हैं, हालांकि एल्काइन एल्केन से अधिक क्रियाशील होते हैं। अब इसमें और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि एल्केन में जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और किसी यौगिक की जो क्रियाशीलता होती है ये पाई इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन ही वो कारण है जिसकी वजह से वो अभिक्रियाशील ज़्यादा होते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। मैंने बताया था पहला बंध जो होता है ये सिग्मा होता है, दूसरा बंध जो होता है पाई होता है, और जो 3 बंध वाले होते हैं इसमें 2 पाई बंध बनते हैं। तो इसका मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ये अभिक्रियाशीलता बनाता है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद लग जाता है, वो है नाभिक स्नेहिता का, जिसकी वजह से जो एल्कीन की अभिक्रियाशीलता होती है ये एल्काइन से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रति जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, और क्रियाशील क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही हमारे सबसे मेन कारण होते हैं। तो इस वजह से एल्कीन की क्रियाशीलता एल्काइन की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जबकि एल्काइन एल्केन से ज़्यादा होता है। ठीक है।